Welcome to finance classes, my friends. My name is CA Pravesh and I am teaching financial management since 2015 for intermediate and final level. So, my friend, cost of capital is very important chapter, and this chapter helps us in making various financing related decisions and is also very important or integral part of all the chapters. So, lot of students have asked me to record this chapter and give them a comprehensive overview, a bird eye view of this chapter, including all the potential topics, doubts and concepts that are to be covered in your examination. So, let's start. सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कंपनी ने जो पैसा उठाया और यूज किया उसका कॉस्ट क्या होता है, उसके ऊपर कंपनी को क्या खर्चा करना पड़ेगा। सो इट इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स by the company. It is cost of using long term funds by the company. Now what do you mean by long term funds? Look at this balance sheet. बैलेंस शीट आप लोगों ने बनाया तो होगा बैलेंस शीट पहले भी, डेफिनेटली। बैलेंस शीट की इस साइड को हम अभी भी, ये पुराना स्ट्रक्चर है, अभी एज पर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये ऐसा नहीं बनेगा, बट फिर भी समझने के लिए बहुत आसान ये टी शेप का बैलेंस शीट होता है। इधर कैपिटल और लायबिलिटीज लिखा जाता है एंड दिस इज एसेट, यस और नो। कैपिटल में हम क्या क्या देखते हैं, कैपिटल में लॉन्ग टर्म फंड्स पहले लिखते हैं हम। लॉन्ग टर्म फंड्स में हमें दिखेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर डिवेंचर्स इश्यू किया है तो डिवेंचर कैपिटल, और लॉन्ग टर्म लोन्स अगर है तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स या डेट्स जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से हम बोरो करते हैं वो। इसके अलावा विल हैव शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसमें क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ओडी हो सकता है, बैंक ओडी, प्रोविजंस हो सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। और एसेट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। लेट्स से ये है 200 लाख, लाख्स में मैंने लिखा है, और रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, पीएससी 300 लाख, डेट 100 लाख, तो ये बना कितना 7 और ये बना 200 लाख, और करंट लायबिलिटीज है 100 लाख, तो टोटल मिला के कितना बना 200 प्लस 100, 300, ये टोटल मिला के 1000 लाख। ये है टोटल साइज ऑफ द बैलेंस शीट। फिक्स्ड एसेट साइड में आपको दिखेगा 600 lakhs is for fixed asset and 400 lakhs is for current assets। तो एसेट साइड में भी टोटल कितना बना 1000 लाख का आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड बना। तो दोस्त यहां पे क्या होगा, जो आपका इस साइड लायबिलिटी साइड, जो इधर लॉन्ग टर्म फंड्स जितने भी बने, लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है, ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स बने, इन सारे के सारे लॉन्ग टर्म फंड्स को मिला के हम बोलते हैं कैपिटल फंड्स। कैपिटल फंड्स का मतलब ही क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स होता है। और ये लॉन्ग टर्म फंड्स किन्होंने इन्वेस्ट किया, दोज इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का जो पैसा है
money, their money is called capital, definitely, इसको मैंने बोल दिया. और what they want from their money, वो अपने पैसे से क्या चाहते हैं? वो फ्री में दे रहे कंपनी को या कुछ ना कुछ अपने पैसे के ऊपर रिटर्न चाहते हैं. व्हाट दे वांट, क्या चाहते हैं वो लोग? डेफिनेटली दे एक्सपेक्ट सर्टेन रिटर्न ऑन देयर मनी, राइट? वो अपने पैसे के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न चाहते हैं, और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, इसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी है? Who has this responsibility? The management या फिर कहूं कंपनी has obligation to meet their expectations. वो जो चाहते हैं उस एक्सपेक्टेशन को मीट किया जाए. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये ऑब्लिगेशन हो गया. वो जो चाहते हैं उस ऑब्लिगेशन को अगर मीट नहीं किया गया तो क्या होगा? दिक्कतें होंगी. इन्वेस्टर्स को ये कंपनी पसंद नहीं आएगा, तो वो चाहेंगे कि अपना पैसा वो जल्द से जल्द वापस करे. इसीलिए ये जो ऑब्लिगेशन है जो हमें उनको पे करना है, दैट ऑब्लिगेशन इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट कैपिटल. तो हमें ये समझना होगा, कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल इज व्हाट इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या बना? इज इट द पेमेंट द कंपनी इज प्लानिंग टू मेक, or is it the expectations the investors are requiring from the company? So it is the expectation. So in nutshell, cost of capital is not payments company is planning to make, or is making. कंपनी जो पैसा पे कर रहा है, दैट इज नॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? इट इज रादर द रिटर्न इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग. इट इज रादर द रिटर्न्स इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट देयर इज वन एजम्पशन. एजम्पशन क्या होगा? अब इन्वेस्टर्स तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर इज इट गुड? तो एजम्पशन क्या होगा? इन्वेस्टर्स क्या हैं? इन्वेस्टर्स रैशनल है, और इन्वेस्टर्स एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं. वो मार्केट को जानते हैं, ये पैसा किसी और जगह अगर हम मैंने लगाया तो वहाँ से हम कितना कमा सकते हैं वो उनको पता है. तो वर्सेस ये वाली कंपनी जिसको उन्होंने अभी पैसा दिया, इस कंपनी की रिस्क प्रोफाइल, इस कंपनी का मैनेजमेंट स्टाइल, ये सारा कुछ देख के वो लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना. तो एक्सपेक्टेशन जो होता है वो रैंडमली हाफाजटली नहीं रखा जाता. इसीलिए हमने ये एजम्पशन लगाया कि इन्वेस्टर्स आर rational investors are rational investors, and their expectations are reasonable. तभी जाके तो हम फुलफिल कर पाएंगे. अगर किसी इन्वेस्टर ने बोला कि हमें 50% रिटर्न चाहिए पर एनम, तो मैनेजमेंट बेचारा वो पैसा यूज करके बाजार से 50% कैसे कमा पाएगा? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू थिंक अबाउट. ठीक है, तो अगर वो एक्सपेक्टेशन ही अनरीजनेबल रख रहे हैं तो उसको तो हम नहीं बोलेंगे कि दैट इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. हम बोल देंगे टाटा बाय बाय, तुम चले जाओ, तुम्हारा पैसा हमें नहीं चाहिए, वी कैन नॉट मैनेज दैट मच मनी. इसलिए ये एजम्पशन जरूरी है कि इन्वेस्टर्स आर रैशनल्स एंड देयर एक्सपेक्टेशंस आर रीजनेबल. ठीक है, तो इवेंचुअली कॉस्ट का मतलब क्या बना?
कॉस्ट का मतलब बना व्हाट इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, अब एक और चीज मैंने क्या बोला था, हम एक्सपेक्टेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, कंपनी क्या दे रहा है दैट इज नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, एक होता है एक्चुअली कैश का आउटफ्लो होना, एक होता है कि कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, दैट इज जस्ट द फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस टू बी मेड बाय द अदर वेज, लाइक परफॉर्मेंस अच्छा कर लेना, शेयर्स का वैल्यू बढ़ा देना, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे डेट के केस में, डेट के केस में आप क्या पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, राइट, इंटरेस्ट पे होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के केस में भी आपका डिफाइंड होता है कि सर्टेन परसेंट कमिटेड डिविडेंड होता है, कमिटेड डिविडेंड होता है आपका, वो पे करते हो। सिमिलरली लोन्स के केस में अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं आपने, तो लोन्स के केस में क्या होता है, हम तो अभी लॉन्ग टर्म के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि कैपिटल फंड का हो रहा है बात। तो लोन्स के केस में क्या होता है, लोन्स के केस में भी आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ही दोगे। पर दोस्त इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड हम देंगे नहीं देंगे, ये हमारी चॉइस होती है, हमारी मतलब मैनेजमेंट की चॉइस होती है। अगर नहीं दे रहे हैं तो व्हाट इज द कॉस्ट, दे रहे हैं तो व्हाट इज द कॉस्ट। इस केस में एक्सप्लिसिटली पेमेंट नहीं होता, एक्सप्लिसिटली जो दिख जाए उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, एक्सप्लिसिटली पेमेंट होता है इसमें, नहीं होता है। तो हम इसका मतलब ये बोल दें कि इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हमारा कोई कॉस्ट नहीं है, वो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसीलिए कॉस्ट का कंसेप्ट कैसा बना, आप कॉस्ट क्या पे कर रहे हो उस हिसाब से मत कैलकुलेट करो, आप कॉस्ट उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है उसको फुलफिल करने के लिए एक ऑब्लिगेशन के रूप में देख रहे हो। तो आपका कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट का मतलब ये है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग रादर देन व्हाट यू आर मेकिंग द पेमेंट। हो सकता है आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली लॉन्ग टर्म में आप कुछ अच्छा करके कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा के या ऐसे करके इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। जो शेयर कैपिटल है उसमें भी वो लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जो आपने उनका पैसा रखा है होल्ड करके, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व एंड सरप्लस बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स भी तो शेयर होल्डर का पैसा है, उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट तो करेंगे क्योंकि उनका पैसा ब्लॉक हो रखा है, कंपनी के अंदर है। व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग विल बी, इसमें भी हम क्या देखेंगे, तो एक्सपेक्टेशंस ही देखेंगे, क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट पेमेंट करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है लॉ में। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है ये चीज। तो बट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको वो रिटर्न मिल जाना चाहिए। सर कैसे मिलेगा रिटर्न? रिटर्न दो फॉर्म में मिलेगा, या तो डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा, या तो कैपिटल गेन या प्राइस एप्रिसिएशन लिख देते हैं, प्राइस एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलेगा, या दोनों के फॉर्म में मिलेगा, दिस और दिस और दिस। तो ये तीनों फॉर्म में हम उनको रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ये चीजें हमें ध्यान रखना है दोस्त। वी आर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाई टू कैलकुलेट, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर ही क्यों रहे हैं? वाई टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कर क्यों रहे कैलकुलेशन? बहुत सारे यूसेज है इसके। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म फंड्स आप जो यूज कर रहे हैं उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा उनको, जितना देना पड़ेगा उतना तो कम से कम कमाना भी पड़ेगा। ठीक है, किसी के हाथ से 100 रुपये लिए आपने और उसको 110 रुपये वापस करना है, तो ये 100 रुपये कहीं लगा के 10 रुपये कमा के आप उसको दोगे ना वापस। फिर अपने लिए भी कुछ चाहिए तो आप 10 की जगह 12-13 कमाओगे, है ना। वो छोड़ दो, अभी उसके लिए कम से कम कितना कमाना पड़ेगा उसको 110 देने के लिए, तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा ना। कैसे कमाओगे? इसी 100 रुपये को यूज करके कमाओगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको पता चल गया कि उसको 10 रुपये देने हैं, तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपने उस पैसों का क्या करना है, कितना रिटर्न उससे आप जनरेट करना है, अब उससे आपको जनरेट करना है। ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स and I am utilizing that money in the business which I am running, and I am who?
आई एम द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई एम द CFO CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसने दूसरे से पैसा लिया है, इन्वेस्टर से पैसा लिया है और उस पैसे को यूटिलाइज करके कमा के फिर उनको वापस करना है। अपना तो है ही, अपना सैलरी या कमीशन वो कैसे आएगा, वो अच्छा कैसे होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाओगे, बट कितना मिनिमम, बेयर मिनिमम आपको कमाना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, उतना तो कमाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है और क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो इसका यूज़ बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। एक तो फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएशन करना है। जैसे IRR ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, प्रोजेक्ट जो है, वो क्या हो तो बढ़िया है, मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो तो बढ़िया है। अगर ये हो रहा है तो हम वी आर डूइंग गुड। ठीक है। और दूसरा फॉर मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपने समझ लिया तो व्हाट यू विल डू इज कैपिटल शैल बी रेज्ड, ये आपको समझ आ जाएगा, रेज्ड फ्रॉम दैट सोर्स which will have lowest cost। उसी सोर्स से हम पैसा उठाएंगे जिसका कॉस्ट क्या है, सबसे कम है, सबसे लोएस्ट है। ये आपको समझ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। और फॉर डिजाइनिंग क्रेडिट और डेट पॉलिसी। ठीक है, क्रेडिट और डेट पॉलिसी डिज़ाइन करने के लिए भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझना पड़ेगा। एक और है इसके अंदर MCC स्केड्यूल करके, हम बात करेंगे बाद में। तो इसके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो यू विल डू द बेटर प्लानिंग ऑफ फंडिंग और डेट पॉलिसीज। उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज, इससे क्या मदद मिलेगा, फॉर फाइंडिंग द targeted minimum return to be generated by using investors money। इन्वेस्टर्स का पैसा यूज करके कम से कम कितना कमाना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आपको समझ आ ही गया होगा। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये 4 पॉइंट में मैंने लिख दिया। उसके बाद दोस्त, अब हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे डिटरमाइन करें, हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम समझेंगे कि सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या है। सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या है? एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, उसके बाद टर्म लोन्स। ठीक है, ये मेजर हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल हो गए। दे आर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल फंड। ठीक है, ये आपको समझना है एक चीज। ठीक है, वह यही है इसमें। उसके बाद और एक चीज समझना पड़ेगा कि दिस इज ऑल अबाउट रेजिंग मनी एंड मेकिंग द रिपेमेंट ऑफ दैट मनी। सो इसका ये प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। क्या इनफ्लोज
एंड कैश आउटफ्लोज, ये इसका प्रिंसिपल है. देयर शुड बी कैश इनफ्लोज एज वेल एज कैश आउटफ्लोज. जैसे कंपनी ने रेज किया, फॉर एग्जाम्पल कंपनी रेज्ड 200 crore from issue of equity shares. इसका मतलब क्या बना? There is a cash inflows of rupees 200 crore. Similarly, example 1, for example 2, company repaid loan of rupees 130 crore and interest of 11.2 crore. इसमें क्या समझना पड़ेगा आपको? कैश आउटफ्लोज ऑफ रुपीज 130 करोड़ एंड 11.2 करोड़. इनफ्लोज और आउटफ्लोज समझना पड़ेगा. कंपनी पैसा उठाएगा, जब उठाएगा व्हाइल रेजिंग द फंड देयर इज इनफ्लो, जब पे करेगा देयर इज आउटफ्लो. तो इनफ्लोज और आउटफ्लोज के साइड में हम देखेंगे कैश इनफ्लोज जो होगा वो क्या क्या होगा और कैश आउटफ्लोज जो होगा वो क्या क्या होगा, ये आपको समझना पड़ेगा. आएगा जाएगा दोनों होगा. कैश इनफ्लोज में जब आप इश्यू करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स या बॉन्ड्स, तब और या फिर क्या करेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ टर्म लोन करेंगे. टर्म लोन, ठीक है, टर्म लोन प्रोसेस कराएंगे. तो इस केस में कैश इनफ्लोज आएगा, कैश इनफ्लोज आएगा. और कैश आउटफ्लो क्या होगा? कैश आउटफ्लो एक तो शुरू में ही हो जाता है, दैट इज फ्लोटेशन चार्जेस, इश्यूइंग कॉस्ट मानो ना, इसको क्या बोल सकते हैं, इश्यूइंग एक्सपेंसेस. ठीक है, ये शुरू में हो जाते हैं. उसके बाद क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा या प्रिंसिपल की रिपेमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है, ये सारे इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा कर देते हैं या प्रिंसिपल रिपेमेंट कर देते हैं. प्रिंसिपल रिपेमेंट, इसको हम रिडेम्पशन भी बोलते हैं. उसके बाद यही नहीं, कंपनी की अगर टैक्स सेविंग हो रही है, जैसे इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस करोगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, तो उसकी वजह से टैक्स सेविंग हो जाता है. तो इंटरेस्ट को हम बोलते हैं टैक्स सेविंग एक्सपेंस. तो टैक्स सेव हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैश इनफ्लो इन फाइनेंस. तो टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट ये हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट को एक्सपेंस मानते हैं. बट वही चीज फिर डिविडेंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो एक सिस्टम है जहां पे डिविडेंड जितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके सर्टेन परसेंट फिर एडिशनल आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं, वो आपको फिर कैश आउटफ्लो हो जाएगा वो. तो टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको इनफ्लो में लिख सकते हैं, सॉरी इसमें इनफ्लो में लिखते हैं टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट. इसको हम इनफ्लो में लिखेंगे, बट टैक्स पेमेंट्स ऑन डिविडेंड में हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट्स करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. जैसे डीडीटी बोलते हैं. तो ये हमारा फिर आउटफ्लो हो जाता है. तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंस करना होता है हमें. जिस रेट से ये बैलेंस हो जाता है, दैट इज बेसिकली एक कॉस्ट मैथमेटिकली, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है. बट अभी हमें ये सीखना है, देखना है. अब व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड. एक तो हमने क्या डिस्कस किया, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम देख रहे हैं. इसमें सोर्सेस कहाँ से हमें पैसा आता है वो हमने देख लिया. उसके बाद इसका एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो.
कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के प्रिंसिपल में आधारित हमें कॉस्ट कैलकुलेशंस करना होता है। और हम कौन कौन से फैक्टर्स और ध्यान देंगे, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, इसके बारे में बता रहा हूं आपको। फैक्टर्स हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा इश्यू प्राइस, आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा इंटरेस्ट का रेट या डिविडेंड का रेट, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट। आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा अगर मार्केट प्राइस दिया है तो मार्केट प्राइस क्या है और क्यों है, क्यों दिया है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट प्राइस P0, ठीक है। लाइफ, रिमेनिंग लाइफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो दिया रहता है वो टैक्स सेविंग्स के लिए काम आता है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट या कॉर्पोरेट का इनकम टैक्स रेट, ठीक है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो ध्यान देना पड़ेगा वो है प्रोसेसिंग चार्जेस, अगर लोन ले रहे हैं तो प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है। और अगर एक्सपेक्टेशंस अगर मिल ही जाए इन्वेस्टर्स का तो एक्सपेक्टेशंस भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर अगर दिया रहता है तो रिस्क फैक्टर आपको और भी चीज़ें बीटा वगैरह ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी बिफोर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये हो गया फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, आर वी कैलकुलेटिंग, व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल, यानी कि जो हम नया इश्यू करने वाले हैं उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी कंपनी बहुत पुरानी पिछले कई साल से चल रहा है तो पुरानी कैपिटल जो कंपनी में पड़ी है उसका हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ विच कैपिटल ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ विच कैपिटल में एग्जिस्टिंग कैपिटल का अलग तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और न्यू कैपिटल का अलग तरीके से। फॉर्मूला तो सिमिलर रहेगा मैथमेटिकली, बट इसका थॉट प्रोसेस जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो कंसेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा दोस्त, कॉस्ट ऑफ विच कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल, पुराना, ओल्ड या न्यू कैपिटल, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो हमको समझना पड़ेगा। मेथड ऑफ कैलकुलेशंस में दो चीजें हैं, आप या तो अप्रोक्सीमेट मेथड लगाओगे, अप्रोक्सीमेट मेथड, ठीक है, या आप क्या करोगे IRR मेथड लगाओगे। ये जनरली 2 मेथड दिया रहता है, IRR मेथड जिसको हम बीच में इंटरपोलेशन भी बोल सकते हैं, इंटरपोलेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो ये 2 मेथड है, दे आर मोस्टली यूज्ड। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स तो बोल दिया मैंने, बट इन्वेस्टर्स के एंगल से कैलकुलेट नहीं करना है, बट ये कैलकुलेट करना है कंपनी के एंगल से। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल is based on, is from the angle of company rather than from investors viewpoint। इन्वेस्टर्स पॉइंट ना, व्यू पॉइंट नहीं लिखते, इन्वेस्टर्स पॉइंट, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स पॉइंट से हम कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक इन्वेस्टर से मिस्टर ए, ये है XYZ लिमिटेड। मिस्टर ए कंपनी को 100 रुपया दे रहा है और एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, एक्सपेक्टिंग कि 10 रुपये मिल जाए 1 साल बाद, इन 1 ईयर। तो व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग इज
उसका जो रिटर्न है, वो रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो है 10/100, ठीक है। कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर रहा है वो? 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट दोस्त 100 रुपये कंपनी के खाते में हो सकता है ना जाए, कंपनी उस 100 आउट ऑफ 100 रुपीज़ को यूटिलाइज कर ना पाए, बिकॉज 20 में जो जब ये पैसा उठाने वाले थे, 20 में कुछ मीडिएटर्स होते हैं, वो मीडिएटर्स अंडरराइटर्स होते हैं, वो उनमें से थोड़ा सा पैसा ले जाते हैं। थोड़ा ये पैसा उठाने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, थोड़ा लीगल और खर्चे करने पड़ते हैं। तो कंपनी ने ये 100 रुपये उठाने के लिए सपोज फ्लोटेशन कॉस्ट पे किया 5 रुपया, तो कंपनी के हाथ में कितने पैसे आए? दैट इज ओनली 100 और 95। तो मैनेजमेंट के पास कितना पैसा है? 95 रुपीज। बट इस 95 रुपीज को यूज करके मैनेजमेंट ने कितना कमाना पड़ेगा? मैनेजमेंट को कितना कमाना है? समझ आ गया? तो फर्क ये है, देने वाला तो कह रहा है कि 100 रुपये दिया, बट लेने वालों को मेहनत कितने रुपए के ऊपर करना है? वो 95 रुपीज के ऊपर मेहनत करना है। तो मेहनत बढ़ गया ना, तो कॉस्ट बढ़ गया। अब क्या होगा? अब देना तो 10 रुपये ही है, बट कितना रुपए के ऊपर? 95 रुपीज के ऊपर। तो इसका जो कॉस्ट है दोस्त थोड़ा सा चेंज हो गया। इसलिए ये होता है, ये कंपनी की एंगल हो गई। दिस इज फ्रॉम एंगल ऑफ कंपनी, ठीक है। एंड ये हो गया फ्रॉम एंगल ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल इधर से देखना है, वो इधर ROI बोलते रहेंगे, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते रहेंगे, उनकी मर्जी है वो। यील्ड, ठीक है, यील्ड, YTM जो भी है वो बोलते रहेंगे, दैट इज देयर मर्जी। हम इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बना दोस्त, ये बना 10.52%। तो जितना पैसा मुझे मिला उसके ऊपर मुझे 10% नहीं कमाना, 10.52% मिनिमम कमाना होगा, ताकि मैं उसको कितना रुपए दे पाऊं? उसको मैं दे पाऊं, कितना रुपए दे पाऊं? उसको मैं दे पाऊं 10.52% माय फ्रेंड, ठीक है। समझ आ गया? ओके, चलो अब हम क्या सीखेंगे इसके ऊपर? अब हम सीखेंगे कि ये जो इंटायर चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हम कंट्रोल कैसे पाएं, क्या क्या देखें सीरियली। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल क्या होगा हमारा चैप्टर का, इसको मैं बोल दूंगा चैप्टर कंट्रोल, ठीक है। चैप्टर कंट्रोल क्या होगा, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम सीरियली उस चीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट का हम क्या करेंगे? कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम KO भी बोलते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज की बात हो ही रही, तो वेट कैलकुलेट करना हम सीखेंगे, ठीक है। वेट्स कैलकुलेट करना सीखेंगे दोस्त। ये सीख जाने के बाद हम अगले पढ़ाव के लिए तैयार कर लेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ MCC। MCC इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज कॉस्ट ऑफ न्यू डेट और न्यू इक्विटी और ओवरऑल न्यू कैपिटल। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करना बोलते हैं, या इसको हम प्रिपेयर करना बोल सकते हैं। प्रिपेयर करना सीखेंगे एक बढ़िया सा स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ MCC स्केड्यूल बनाना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा दोस्त, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटायर चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो फटाफट हम ये सारे कंपोनेंट्स को, WACC को, वेट और MCC, ये सारी चीज़ें जानेंगे, सीखेंगे। मैं आपको ब्रीफली अगले लेक्चर में बताऊंगा। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव फन।